हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। और आईपी की सीरीज़ में जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे, आप सब बच्चों को पता होगा, यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस के लिए कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर फिजिक्स के बेहतरीन कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। मॉडर्न फिजिक्स चल रही थी। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेमीकंडक्टर टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। 2 वीडियोस ऑलरेडी सेमीकंडक्टर टॉपिक से रिलेटेड हमारी आ चुकी थी एंड इसी को कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सब बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेटा जी, वो है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को बहुत बार बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? बीजेटी नाम से भी इसी को बुलाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांजिस्टर एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, अगर ट्रांजिस्टर वर्ड की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको ट्रांजिस्टर वर्ड की बात करूं, तो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से मिलके बना है, ट्रांसफ़र और दूसरा बेटा जी रजिस्टर। रजिस्टर RESIST, ठीक है जी। रजिस्टर मीन टू से रेजिस्टेंस। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, हम जब इस ट्रांजिस्टर नाम के डिवाइस को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 जंक्शंस हुआ करती हैं। अब इस दूसरे नाम से आपको पता लग रहा होगा, बाईपोलर जंक्शन, 2 जंक्शन वाला। तो जब 2 जंक्शन को हम यूज़ में लेते हैं, हम क्या देखते हैं, किसी एक जंक्शन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो किसी दूसरे जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी ऐसा लगता है जैसे रेजिस्टेंस है किसी एक जंक्शन से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में चला गया। तो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस होता है, दैट्स वाई इसका नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, आई थिंक सो तुम्हें कलर क्लियर होगा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। अब थोड़ा सा इसके और कंसेप्ट के अंदर अगर हम जाएं, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, किससे बना है, कैसे बना सकते हैं, उन सब बातों को करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर एक्चुअल में एक अरेंजमेंट है बेटा जी, किसका, जो बनाया जाता है बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 थिक लेयर्स ऑफ अदर सेमीकंडक्टर। 2 लेयर्स, उनके बीच में एक तीसरी लेयर। यानी अगर मैं आपको बोल दूं, अब इससे पहले आपने अगर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पढ़ लिया तो आपको एन टाइप और पी टाइप का आइडिया है। अगर आपसे बोलता हूं कि आपने क्या कर रखा है बेटा जी, 2 लेयर ले रखी हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की और उनके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया, या फिर आपके पास 2 लेयर हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की और आपने उनके बीच में एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर लगा दिया, यानी आप देखो जरा, एक टाइप से सैंडविचिंग हो रही है। जैसे सैंडविच रहता है उसी तरह से 2 एन के बीच में एक पी भी हो सकता है और 2 पी के बीच में एक एन भी हो सकता है। इसी डिवाइस को, ये जो बनता है, इसी को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और डायोड में क्या रहता था, सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, पी एन जंक्शन हुआ करते थे, उसके 2 ही टर्मिनल थे। लेकिन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो बेटा जी इसके 3 टर्मिनल बन जाते हैं। अभी टर्मिनल्स की भी बात करेंगे, किसका क्या नाम है। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि अगर 2 किसी भी सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में कोई दूसरा लगा दे, जैसे एन ले रखे हैं अगर दोनों, तो बीच में पी होना ज़रूरी है। अगर 2 पी ले रखे हैं तो बीच में एन होना ज़रूरी है। तो इसी कम्बिनेशन को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। आई थिंक सो क्लियर है। अब ट्रांजिस्टर भी देखिए, अभी कॉन्फ़िगरेशन वाइज 2 तरह के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है बेटा जी PNP ट्रांजिस्टर। अभी देखिए, अगर 2 N के बीच में आपने P लगा रखा है तो देखो NPN बना ना, तो इसी को NPN ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और अगर 2 P के बीच में बेटा जी एक N लगा है तो इसको PNP ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और अगर हम इनके सिंबल की बात करें बेटा जी, इनका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कुलर शेप आपने बना देना, सर्कल बना देना, बीच में एक लाइन लगानी है प्लेन वाली। एक्चुअल में इस प्लेन लाइन को बेस कहा जाता है, इसको बेटा जी बेस कहा जाता है। और इससे 2 लाइनें बाहर की तरफ ले जाएं, एक ये रही, एक ये रही बेटा जी, ठीक है। एक टर्मिनल को एमीटर कहा जाता है और एक को कलेक्टर कहा जाता है। अभी एमीटर कलेक्टर बेस क्या है ये आगे थोड़ी देर में आपको पता लग जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे मेन काम जो आपने करना है कि जो ये एमीटर वाली साइड है, इस पे बेटा जी हमें एक एरो रिप्रेजेंट करना होता है करंट के फ्लो के लिए। अब ज़रा देखो, ये आपके पास NPN है, तो यानी बीच में आप देखो ज़रा, तो ये आपका P है और ये आपका शायद N है और ये शायद आपका N हुआ। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट हमेशा, देखिए इस केस में B से आपने कहाँ दिखाना बेटा जी, E की तरफ, यानी एरो जो है वो यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखना चाहिए आपको, और एरो हमेशा एमीटर साइड पे दिखाना है। तो ये सिंबल होता है बेटा जी NPN ट्रांजिस्टर का। और वहीं अगर PNP ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो बिल्कुल ही ऐसा है, बस जो एरो है बेटा जी वो अंदर की तरफ है। अब एरो अंदर क्यों है, क्योंकि अगर हम इस केस की बात करें तो ये PNP है, तो यानी ये फर्स्ट पार्ट P का हुआ, ये N का हुआ, ये P का हुआ। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सॉरी क्षमा चाहूँगा,
पी से एन यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए जो एरो है ये अंदर है। तो इस तरह से आप सिंबल बना सकते हैं पीएनपी का या एनपीएन का। याद रखिए एनपीएन के सिंबल में जो एमीटर पे एरो है करंट को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला वो बाहर की तरफ है, और पीएनपी में वो अंदर की तरफ है। अब आपको शायद पता होगा, हम किसी भी एक सिंगल को बना लेते हैं। लेट अस सपोज मैं एक ट्रांजिस्टर को बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो बेटा जी ये जो ट्रांजिस्टर बनाया इसकी आपको शायद पता होगा 3 साइड्स हमने बनाई हैं। तो ये पहला रीज़न है, और ये बेटा जी दूसरा रीज़न है, और ये तीसरा रीज़न है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये जो रीजन्स बनाए हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो बिल्कुल मैंने सही बनाया। आप अगर बीच वाले रीज़न की बात करो तो ये सबसे थिन है, और जो सबसे लास्ट वाला रीज़न है सबसे बड़ा है, और जो बीच पहले नंबर पे है वो मीडियम बोल सकते हो। तो ये जो सबसे पहले वाला रीज़न होता है इसको एमीटर कहा जाता है, जो बीच वाला रीज़न होता है बेटा जी इसको बेस कहा जाता है, और जो सबसे लास्ट वाला रीज़न होता है उसको कलेक्टर कहा जाता है। आप कुछ ऐसे भी दिखा सकते हो इनको टर्मिनल्स वाइज। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं। तो चाहे आप पीएनपी की बात करो चाहे एनपीएन की बात करो, दोनों में एक कॉमन चीज़ रहेगी कि जो फर्स्ट जो पार्ट है इधर आप देख रहे हो जो मीडियम साइज़ का है वो एमीटर का होता है, जो सबसे थिन होता है बेटा जी वो बेस होता है, और जो सबसे बड़ा साइज़ का होता है वो आपका कलेक्टर कहलाता है। ठीक है ना। तो ये जो सबसे फर्स्ट लेफ्ट पार्ट है एमीटर, एक्चुअल में इसको एमीटर क्यों कहा, क्योंकि इस पार्ट का काम है इस ट्रांजिस्टर को चार्ज कैरियर प्रोवाइड करना, यानी ये प्रोवाइड करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ताकि करंट जो है वो बन सके। अब अगर ये पी टाइप होता तो ये होल प्रोवाइड करेगा, और अगर ये एन टाइप है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो इसका काम है एमिट करना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए इसको एमीटर कहा गया। तो जो लेफ्ट साइड होती है सेमीकंडक्टर की बेटा जी इसको क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। और जो सबसे राइट हैंड साइड में है इसका काम होता है कलेक्ट करना, यानी जो एमीटर ने जो चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड किया उसको कलेक्ट करना, तो इसलिए इसको कलेक्टर कहा जाता है। तो राइट हैंड साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को बेटा जी कलेक्टर कहा जाता है। और जो बीच में मिड जो लेयर देख पा रहे हो, थिन लेयर पा रहे हो, जस्ट एमीटर से चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर तक पहुंचाने में काम करता है, तो इसको बेस कहा जाता है। अच्छा एमीटर की बात करें, मैं आपको बता दूं तो जो बेटा जी मैं यहाँ तीनों लिख देता हूँ। देखो एक एमीटर की बात होगी, और एक बेस की बात होगी, एंड कलेक्टर की बात होगी। दो मेन बातें होंगी, एक तो हम इनमें डोपिंग की बात करेंगे कि इनमें डोपिंग कैसे होती है, और दूसरे हम इनके साइज़ की बात करेंगे। तो डोपिंग और साइज़ मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा ई और बी की। तो सबसे पहले बेटा जी डोपिंग की बात की जाए, अब एमीटर का काम होता है सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करना, तो डोपिंग वाइज एमीटर सबसे ज़्यादा होता है, डोपिंग सबसे ज़्यादा बेटा जी इसी की होती है। और सबसे लो की बात की जाए तो बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, और कलेक्टर की जो है बेटा जी वो मीडियम डोपिंग होती है, ना ज़्यादा कम ना कम ना ज़्यादा। और फिर अगर हम सॉरी इसमें मैं उल्टा लिख दिया, साइज़ वाले कॉलम में मैंने ये बात लिख दी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा जी। हाँ डोपिंग का अपन लिख रहे थे ना, तो डोपिंग क्या होता है, बेस की बेटा जी सबसे कम होती है, और जो कलेक्टर होता है इसकी बेटा जी डोपिंग होती है वो मीडियम होती है। अब डोपिंग के बाद अगर हम साइज़ की बात करें तो एमीटर देख लो मीडियम साइज़ का दिख रहा होगा डायग्राम में, बेस सबसे स्मॉल साइज़ का होता है, थिन होता है देखो, और जो कलेक्टर है वो सबसे लार्ज साइज़ का होता है। ठीक है, ताकि जो एमीटर के पास बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग की वजह से चार्ज कैरियर उनको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर कलेक्टर के पास माइनॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा और टर्म्स देख लेते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया। जो एमीटर है वो सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, और बेस सबसे कम वाला होता है। ट्रांजिस्टर कैन यूटिलाइज एज एन एम्पलीफायर, देखो ट्रांजिस्टर की यूजेस की बात की जा रही है बेटा जी, एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ हो जाता है, ओसिलेटर के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। अब एम्पलीफायर क्या होता है, जो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे, यानी मान लीजिए इस तरह से कोई सिग्नल है, इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज कर दे, इससे इसको एम्पलीफायर कहा जाता है। और ओसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डीसी करंट को बेटा जी एसी में बदल डाले। तो दोनों चीज़ें बनाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर में इसका यूज़ नहीं होता बेटा जी, रेक्टिफायर में डायोड्स का यूज़ होता है, ऑलरेडी मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी तो उसको भी प्लीज़ जरूर जाके चेक कर लें। मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन अगर हमें चाहिए तो हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। अब ये कॉमन एमीटर वर्ड का क्या मतलब है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ बेटा जी कि अब एक ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पता ही है 3 रीजन होते हैं, एमीटर वाला रीजन होता है, बेस वाला और कलेक्टर वाला। अब आप मुझे बताएं कि 3 टर्मिनल बन गए इसके, 3 टर्मिनल बनने से बेटा जिसके अंदर क्या होता है, जो जंक्शंस होती हैं वो 2 बन जाती है। जंक्शन क्या होता है, देखो ये ई बी यहाँ पर जॉइंट है, ये एक जंक्शन है, यहाँ पर बी और सी जॉइंट है, ये बेटा जी जंक्शन है। तो यानी एक ट्रांजिस्टर के पास 2 जंक्शंस हुआ करती हैं। और अगर टर्मिनल वाइज बात करें तो अब देखो इसकी 3 साइडें हैं, तो इसके 3 टर्मिनल्स हो गए।
तो अब लेकिन जब भी हमें किसी बैटरी से जोड़ना है तो बैटरी के पास तो दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसके पास तो 3 है, तो किसी एक को रिपीट करना पड़ेगा, किसी एक को 2 बार लेना पड़ेगा। अगर आप बेस को 2 बार लेते हो, जैसे इसके साथ भी ले लिया, इसके साथ भी, लेट अस सपोज अगर आप देखो जरा इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने बेस को इसके साथ भी लिया, इसके साथ भी लिया, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा जी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस अरेंजमेंट। और अगर वहीं आप कलेक्टर को 2 बार ले लेते तो उसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोल देते, और अगर आप एमीटर को 2 बार ले लेते तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते। और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सबसे मैक्सिमम आपको एम्पलीफिकेशन और सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट है। और इसके अंदर भी खासकर बेटा जी अगर हम NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्यों कैसे, बस ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब सबसे पहले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मैंने अभी भी बताया, जो क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस समझ लीजिए एम्पलीफायर, जो किसी भी इनपुट के एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड होता है बेटा जी इस चीज़ को ना पीक वैल्यू, इसको इंक्रीज कर डाले, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोल देते हैं। तो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के काम आता है। ठीक है, तो करंट या पावर किसी के भी। अब बेटा जी आपको पता है ट्रांजिस्टर कॉमन बेस भी यूज़ हो सकता है, कॉमन एमीटर भी, कॉमन कलेक्टर भी। वैसे कॉमन कलेक्टर सबसे कम इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन एमीटर, फिर कॉमन बेस। तो अगर आपने कॉमन बेस एमीटर का यूज़ किया तो आपको बेटा जी आउटपुट मिलता है, एम्पलीफाइड मिलता है। आप अगर कॉमन एमीटर यूज़ करते हो तब भी आपको एम्पलीफाइड मिलता है, लेकिन एक फ़र्क मिलता है दोनों में। अगर कॉमन बेस यूज़ करते हैं बेटा जी देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस नहीं आता। अगर आप जरा ध्यान दें, यहाँ पर आउटपुट पहला मान लीजिए इनपुट में प्लस का था टर्मिनल, तो यहाँ भी प्लस का ही है। लेकिन अगर हम कॉमन एमीटर यूज़ करते हैं तो आपको ये नेगेटिव दे देता है, यानी आपको ये 180 जिसको अपन पाई बोलते हैं, पाई का फेज़ डिफरेंस दे देता है। किसका बेटा जी, पाई फेज़ डिफरेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे पूछा जाए कि अगर हम कॉमन एमीटर सर्किट यूज़ करते हैं तो कितना फेज़ डिफरेंस मिलता है बेटा जी, पाई का 180 का, यानी प्लस वाले की जगह माइनस का मिल जाता है, माइनस वाले की जगह प्लस का। और अगर आप कॉमन बेस यूज़ करते हो तो कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। अब हम सबसे पहले कॉमन बेस एम्पलीफायर को ही पढ़ लेते हैं। आपको पता है कॉमन बेस में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं होता, नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह का हमने एक इनपुट दिया और इस तरह का हमें एक आउटपुट मिल गया। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो बोले सर ये डायग्राम क्यों बना रखा आपने? अरे इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। देखो क्या, सबसे पहले देखो जो कॉमन बेस है, तो यानी बेस को दोनों तरफ लिया गया। देखो जरा बेस कॉमन है, अगर आप इस नाम को देखो, कॉमन बेस नाम आते ही आप समझ लेना, अगर यार बेस को कॉमन कर दिया तो पीछे दो ही चीज़ें बची, एक एमीटर बचा और एक कलेक्टर बचा। तो यानी किसी एक को इनपुट बनना है, किसी एक का आउटपुट। तो इस केस में बेटा जी ये एज अ बिहेव करता है इनपुट और ये बिहेव करता है एज अ आउटपुट। आपको बस ये मेन याद रखना है कि इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है। तो अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करें तो जो इनपुट करंट की बात करें तो वो IE कहलाएगा, और आउटपुट करंट की बात करें तो वो IC कहलाएगा। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो हमने जो अप्लाई किया है वो है, और आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है वो है। ठीक है, तो आउटपुट हमेशा इस तरफ कलेक्टर साइड में मिलेगी, इनपुट जो देंगे वो एमीटर साइड में देंगे। ये मेन बात आपने याद रखनी है। अब एम्पलीफायर का काम स्टार्ट हो गया। अब एम्पलीफाई करता क्या है, किसी को एम्पलीफाई करता है। अब एम्पलीफायर में करंट भी हमें मतलब कुछ मिल सकता है, वोल्टेज में भी कुछ चेंज मिल सकता है, इवन पावर में भी। इन सबको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा जी AC करंट गेन। अच्छा, करंट गेन बोल दो या इसको करंट एम्पलीफिकेशन बोल दो, एक ही चीज़ होती है। आप गेन वर्ड की जगह एम्पलीफिकेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। आप गेन नाम से ऐसे समझ सकते हो यार कुछ फ़ायदा मिल रहा है हमें। अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते, ध्यान दीजिए जो अल्फ़ा सिंबल है ये कॉमन बेस के लिए है। जब आप आगे कॉमन एमीटर पढ़ोगे तो बीटा सिंबल आ जाएगा। तो व्हाट इज़ करंट गेन, तो सिंपली कि हमें कितना चेंज किया कलेक्टर करंट में और कितना चेंज हुआ हमारा, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, एमीटर चेंज। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना, चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट कौन है, कलेक्टर है तो IC लिखा। चेंज इन इनपुट, इनपुट कौन सा बेटा, एमीटर वाला, तो इस रेशो को IC, डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन। अब AC करंट है तो ये लगातार चेंज होगा, इसलिए मैंने डेल्टा लगाया। और वहीं अगर DC गेन पूछता तो सिंपल कलेक्टर करंट यानी जिसको अपन IC लिख रहे हैं डिवाइड बाई एमीटर करंट। अब बेस क्यों नहीं लिखा है, बेस तो कॉमन है, बस यही बात याद रखनी है। और अगर कॉमन बेस की बात करें वो लगभग हमें 0.95 से लेके 0.99 तक क्या देता है, करंट गेन देता है। अब देखो इस वैल्यू को, अल्फा की वैल्यू इसके लिए लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने का मतलब कि जो IC है बेटा जी वो हमेशा कम ही मिलेगा IE से। यानी आप जो कॉमन बेस यूज़ कर रहे हैं तो आप इनपुट में जो करंट देते हो यानी IE वो ज़्यादा होता है हमेशा, और जो आउटपुट में मिलता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि ये नंबर देख रहे हो 1 से थोड़ा कम है, हमें हमेशा करंट थोड़ा सा कम ही मिलता है।
ठीक है ना, ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद बेटा वोल्टेज गेन, देखो वोल्टेज गेन में भी, या इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन लिख दो बेटा जी, किसी भी तरह की एम्पलीफिकेशन हो या गेन हो, सबसे पहले एक ही काम करना है, आउटपुट बाय इनपुट। अब यहाँ वोल्टेज नाम लिख दिया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, बस यही तो है। अब आउटपुट वोल्टेज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, आउटपुट करंट कौन सा था हमारा, वो आई सी था, इनटू में आउटपुट रेजिस्टेंस में आर ओ लिख देता हूँ। अब इनपुट वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, इनपुट करंट जो कि आई ई है, आउट इनपुट रेजिस्टेंस को आर आई लिखा, और ये चीज़ बेटा जी क्या थी, ये तो अल्फा था। तो आप लिख सकते हो कि जो वोल्टेज गेन है, इसको ए वी भी लिखते हैं कई किताबों में, वो किसके बराबर होता है, वो करंट गेन इनटू में रेजिस्टेंस गेन, ये इसके बराबर होता है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस गेन की जो वैल्यू है वो हमेशा एक से बड़ी ही मिलती है इस केस में, तो यानी ए वी है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, यानी आपको वोल्टेज कुछ बड़ी हुई मिलती है आउटपुट में। एंड इसी तरह से पावर गेन या पावर एम्पलीफिकेशन, वही सिंपल बेटा जी, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, क्या हम इसको लिख सकते हैं, आपको शायद पावर का फॉर्मूला पता हो, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस भी होता है। तो आउटपुट पावर है तो आउटपुट करंट, इसका बेटा जी स्क्वायर इंटू में आउटपुट रेजिस्टेंस। इसी तरह से इनपुट के, ये सी लिखना था यहाँ, आई इनपुट के करंट का स्क्वायर इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये तो बन गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। अगेन पावर गेन का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, कि करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, और रेजिस्टेंस गेन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया ग्रेटर देन 1 होता है, यानी आपको पावर गेन जो है बेटा जी, पावर गेन इसको अपन ए पी लिख सकते हैं, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, पी फॉर पावर, ये भी आपको बेटा जी एक से बड़ा मिलता है इस केस में। ठीक है। अच्छा, अगर हम अब कॉमन एमीटर यूज़ करें तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपको पाई का फेज डिफरेंस मिलता है। दूसरा, कॉमन एमीटर है यार, एमीटर को कॉमन कर रखा है तो बचे कौन, बचे आपके पास बेटा जी बेस और कलेक्टर, ये दो ही चीज़ें तो बचे है ना, कॉमन एमीटर कर दिया तो बेस और कलेक्टर बचे। तो बेस को एज हम इनपुट मान लेंगे और कलेक्टर को एज हम आउटपुट मान लेंगे। देखो अब फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही जो भी पीछे डिस्कस किया हमने, कौन कौन सा, जैसे सबसे पहले करंट गेन की बात करो तो देखो अल्फा की जगह बीटा यूज़ किया, अगर एसी है तो डेल्टा लगाना है, अगर डीसी है तो डेल्टा मत लगाना। अब आउटपुट कौन है, आउटपुट में तो आईसी है, मैंने भी बताया कलेक्टर। इनपुट कौन सा है, आईबी है, तो बेटा जी डेल्टा आईसी डिवाइड बाय डेल्टा आईबी, बस इसी चीज़ को अपन करंट गेन बोल देंगे। एसी है तो डेल्टा लगा रहे हो, डीसी है तो डेल्टा हटा दो, बाकी वही है बेटा जी। ठीक है। इसी तरह से अपन क्या है, वोल्टेज गेन को भी डिफाइन कर देंगे, वोल्टेज गेन बोल दो या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन बोल दो। तो ए से लिखना है, मैंने भी बताया, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। अब वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना, तो आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो सीधा लिख दो ना कि यार करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। और रेजिस्टेंस गेन मैंने कहा इस केस में एक से बड़ा ही होता है। अगेन बेटा जी आपको आई जो है ग्रेटर देन 1 मिलता है। और इवन अगर मैं तुमसे इसकी भी बात करूँ तो बेटा जी आईसी भी जो होता है वो बड़ा होता है आपके आईबी से, यानी इस केस में बीटा ऑफ डीसी लिखो या एसी लिखो वो भी ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कॉमन एमीटर यूज़ करने से क्या होता है, आपको करंट गेन भी कुछ ना कुछ मिलता है, वोल्टेज गेन भी कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन उस केस में अगर आपको याद हो, वोल्टेज गेन जो था वो बेटा जी वो कम था। अब इस तरह से पावर का भी बच गया यार, पावर के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं करना, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। अब पावर को करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है ना, तो वही सेम जैसे उसमें लिखा था यार। अभी मैं इसको थोड़ा सा एलिबोरेट करता हूँ। देखो पाई आई स्क्वायर आर होता है बेटा जी, है ना, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करना है तो ये भी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वाले का स्क्वायर इंटू ये होगा, है ना। तो ये तो आपको पता है बीटा का स्क्वायर बन गया इंटू रेजिस्टेंस गेन। अगेन रेजिस्टेंस गेन बड़ा होता है एक से, तो आपका जो पावर होगा एपी जो होगा पावर एम्पलीफिकेशन वो भी एक से बड़ा मिलता है। यानी इस केस में कॉमन एमीटर लगाने पर सबका गेन ही होता है। एंड अल्फा आपको याद होगा, अल्फा हमने कॉमन बेस के लिए यूज़ कर रखा है, करंट गेन अभी अल्फा, है ना। और बीटा क्या था बेटा जी, ये कॉमन एमीटर के लिए करंट गेन था। इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होती है अल्फा बीटा के बीच में, तो जो आपने डायरेक्ट याद रखनी है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, या अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। तो आप कोई भी एक याद रख ले सकते हैं, हालांकि आसान भी है। तो मैं बताना चाहूँ किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो एमीटर करंट होता है बेटा जी वो बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट के बराबर होता है। अब क्या कीजिए, दोनों को सिंपली हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब आप जरा अल्फा को याद करो, अल्फा क्या था, कॉमन बेस के केस में था। तो इस केस में क्या था, आउटपुट क्या था, आईसी था, इनपुट क्या था, आई थी बीटा। और बीटा क्या था, कॉमन एमीटर के केस में था, एमीटर उस टाइम कॉमन था, आपको आउटपुट में आई ई मिल रहा था, आई सी मिल रहा था, सॉरी इनपुट में आपको आई बी मिल रहा था बेटा जी। बस इन दोनों का रेशो ही तो लिखना है। अब देखो आपको क्या चाहिए, आई सी बाय आई चाहिए, आई सी बाय आई बी चाहिए, यानी आपको आईसी और आईई का रेशो चाहिए और आईसी और आईबी का रेशो चाहिए, यानी आईसी तो दोनों ही केसेस में चाहिए। तो क्या करते हैं बेटा जी, इसको भी आईसी से डिवाइड किया, इसको भी आईसी से डिवाइड किया, इसको भी आईसी से डिवाइड किया। अब आईई बाय आईसी, तो बेटा जी ये तो 1 बाय अल्फा बन गया, और आईबी बाय आईसी ये 1 बाय बीटा बन गया, प्लस में 1। तो बेटा जी एक रिलेशन आ गई, इसी को मॉडिफाई करके हम ये दोनों ऊपर वाले रिलेशन बना सकते हैं। आप इजी इस तरह से बना सकते हो।
एंड नाउ कम्स अवर न्यू टॉपिक। देखो ट्रांजिस्टर के बारे में इतना ही, ठीक है। ओसिलेटर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट ये याद रखिए ओसिलेटर जो है ना वो क्या काम करता है, आपको डीसी करंट को एसी में बदलने के काम आता है, बस। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभार क्वेश्चन आया है, हर बार नहीं आता, मैं आपको बता दूं, कहीं सोचो कि हर बार ही क्वेश्चन आता, नहीं, कभी कभार ही क्वेश्चन आता है, इसलिए बेसिक लेवल से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे अपन। देखो एक ऐसा सर्किट समझ लो, सर्किट यार जिसमें डायोड लगी हो या ट्रांजिस्टर लगी हो, सर्किट उसी को बोलेंगे, जो क्या करता है सिग्नल को पास होने देता है अपने अंदर से। यार सिग्नल को तो सारे पास होने देंगे, लेकिन कुछ लॉजिकल रिलेशन के बेसिस पे ऐसे सीधा नहीं जाने देता, पीछे कुछ कंडीशंस फॉलो करता है तभी सिग्नल को जाने देगा वो। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं इनको बेटा जी लॉजिक गेट्स बोलते हैं। लॉजिक गेट नाम से आइडिया लगा लो यार, ऐसे गेट की तरह है जो लॉजिक पे काम करता है। अब गेट का क्या काम होता है, किसी को अंदर जाने देना या बाहर आने देना। तो यार ये अपने अंदर किसी को आने देगा या किसी को बाहर जाने देगा, लॉजिक के बेस पे। उससे एक दो क्वेश्चन पूछेगा, भैया इसका आंसर दे दे, सही है तो अंदर आ जा वरना बाहर निकल। तो इस तरह का ये जुगाड़ होता है। अब जब आप एक लॉजिक गेट की बात करते हो तो लॉजिक गेट में देखो यार कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट भी होते हैं। अब जितने भी पॉसिबल इनपुट और आउटपुट की जो एक टेबल बनती है उसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अब यार यहाँ सिग्नल वर्ड यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा। सिग्नल एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो लॉजिक सर्किट्स की बात कर रहे हैं अपन, ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम नहीं करते, ये डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। या तो इनमें करंट जाएगा या नहीं जाएगा, या तो सर्किट ऑफ या सर्किट ऑन। कुछ ऐसे समझे, सर्किट ऑफ का मतलब 0 से है, सर्किट ऑन का मतलब 1 से है। यानी इसकी दो ही लैंग्वेज में दो ही वर्ड्स है, इसको या तो ऑफ आता है या ऑन आता है, या 0 या 1। इस चीज़ को बेटा जी बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का यही सिस्टम होता है, बाइनरी लैंग्वेज ही तो होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बेटा जी 0 और 1 के फॉर्म में ही सिग्नल होता है। तो आप किसी भी डिवाइस के अंदर कितने इनपुट दोगे आपको क्या आउटपुट मिलेगा, उसका जो पॉसिबल कम्बिनेशन की जो टेबल होती है बेटा जी उसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है। अब लॉजिक गेट्स के टाइप की बात करें तो लॉजिक गेट्स को मेन अपन दो टाइप के गेट में बदलते हैं। एक तो बेसिक गेट्स होते हैं बेटा जी, और एक होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। बेसिक गेट्स में 3 गेट आते हैं बेटा जी, आपको मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले जैसे आता है आपका और गेट, एक आता है आपका बेटा जी एंड गेट, एक आता है आपके पास नोट गेट। इन तीनों को बेसिक गेट्स के कैटेगरी में रखा जाता है, सबको 1 बाय 1 देखेंगे। और यूनिवर्सल गेट्स के अंदर बेटा मेन दो आते हैं, एक होता है नोर गेट, मतलब नोट और का कम्बिनेशन। दूसरा आता है बेटा जी नैंड गेट, नोट और एंड गेट का कम्बिनेशन। हालांकि इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव और नाम से गेट भी होता है, इस बनाने को कितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, ये मेन है। तो अपन बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करें, सबसे पहले बेटा जी कौन सा गेट है, और गेट। तो कुछ ऐसे समझो, एक ऐसा गेट यार, एक ऐसा सर्किट है जिसमें जब 2 इनपुट जाएंगे वो बदले में एक आउटपुट देता है। 2 इनपुट दिए एक आउटपुट देता है। सिंबल वाइज बात करें बेटा जी, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आप याद रखें, इस तरह से कर्व होता है, ये पार्ट यहाँ पर मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ कोई डॉट वोट कुछ भी नहीं है, ये डॉट जस्ट इंडिकेट कर रहा है ये इनपुट है, ये इनपुट है, और ये बदले में वाई आउटपुट है। अरे ये आउटपुट देता कैसे है, तो इसका जो आउटपुट होता है वो एक रिलेशन को फॉलो करता है, इसको बेटा जी a प्लस बी को, इसको y इक्वल्स टू ए और बी भी बोला जाता है। मतलब ये जो प्लस का साइन है ये और ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, मतलब आपको दोनों को जोड़ना है। अब पॉसिबल इनपुट्स आउटपुट की अगर अपन टेबल बनाए बेटा जी, इसके अंदर जितने भी पॉसिबल इनपुट आउटपुट है टेबल्स बनाए, तो अब देखो इनपुट 2 है इसके अंदर, ए और बी, आउटपुट में y ही मिलना है। अब इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1। इसने ऐड ही करना है, 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, यहाँ 1 ही होगा। ये बाइनरी सिस्टम की बात की जा रही है, ध्यान रखना, तो हाई प्लस हाई हाई ही होता है। तो आपने क्या क्या याद रखना है बेटा जी, एक और गेट का सिंबल याद रखना है, ये इक्वेशन और ट्रुथ टेबल, मतलब कब आपको जो है आउटपुट में कितना मिलेगा, तो दोनों को ऐड ही करना है, बस याद रखना है ये जो प्लस का साइन है ये और को इंडिकेट करता है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा जी एंड गेट। देखिए एंड गेट क्या है, जिसके 2 इनपुट है, इसका भी एक आउटपुट है। बोलो सर सेम ही हुआ, अरे सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग है। एक तो सिंबल देखो इसका इस तरह से, डी को थोड़ा खींच दिया ज़्यादा। अच्छा किस लॉजिक पे काम करता है, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जो मल्टीप्लाई वाला डॉट है ये बेटा जी एंड को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को। तो वही ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, एक इनपुट ए है एक पी है, आउटपुट तो वाई आना है। तो 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, 0 इंटू मल्टीप्लाई 1 तो भी 0, 1 मल्टीप्लाई 0 तो भी 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा। यानी एक चीज़ तो बहुत क्लियर हुई कि यार पीछे वाले गेट जो था ना, अभी जो और गेट पड़ा था, ये जो और गेट है वापस लेके आया हूँ ये पेज, इस केस में क्या था, जब 2 में से कोई भी एक, जब क्या था 2 में से कोई भी एक अगर 1 आता था तो आउटपुट कैसा मिलता था, आउटपुट 1 मिल जाता था, आउटपुट 1 मिल जाता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इस गेट में क्या है, दोनों 1 आएंगे ना, जब दोनों इनपुट 1 आए तभी आउटपुट 1 जाएगा।
तभी आउटपुट क्या होगा बेटा, 1 आएगा। ये चीज़ पता लगी। अच्छा, इन दोनों से ना कुछ छोटी रिलेशंस भी बनती है। जैसे इससे देखो, ये ऐड वाला है ना, देखो अगर मैं आपसे पूछूं ए में अगर बेटा जी आप 0 को ऐड करते हो तो क्या आएगा बताओ यार, ए ही आएगा। अच्छा बेटा जी आपसे बोलता हूँ ए में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा जी, 1 ही आएगा हमेशा, कि 1 में कुछ भी ऐड कर दो 1 तो आना ही है। तो ये दो जनरल रिलेशंस हैं। और आपसे पूछो बेटा जी ए में अगर ए को जोड़ दें, अब देखो ए अगर 0 है तो 0 + 0 0, ए अगर 1 है तो 1 + 1 1, तो यानी ए ही आएगा। तो ये 3 रिलेशंस जो है ना इन्हीं के रिजल्ट से आती हैं और गेट के। अब एंड गेट के रिजल्ट्स की बात करें तो या तो मल्टीप्लाई है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए डॉट मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ बेटा जी, वो तो ए डिसाइड करेगा, ए आएगा। और ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे बेटा जी तो भी ए ही आएगा आपके पास। तो ये 3 रिजल्ट आपके एंड गेट के बेसिस पे आते हैं। एंड नाउ कम्स अवर थर्ड गेट विच इज नोट गेट। नाम से पता लग रहा है नोट यानी जो उल्टा काम करने वाला है यार। देखो अगर एक ऐसा गेट है, सिंपल ट्रायंगल जैसा शेप है और आगे एक छोटा सा सर्कल लगाना है इसके आगे, ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना। इस तरह से छोटा सा। इस गेट की खास बात क्या है यार, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, कोई ज़्यादा नहीं है। और रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वाई, वाई आउटपुट के लिए ए बार बार, मतलब उसके ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं, यानी रेसिप्रोकल करने वाला। ये 0 को 1 करता है, 1 को 0 कर देते हैं, बस यही इसका काम है। अब मैंने आपको बताया यार कुछ कम्बिनेशन भी हैं इनके जिनको यूनिवर्सल गेट्स की कैटेगरी में रखा गया था, जैसे नैंड गेट। अब आप नाम से देख रहे हो यार नैंड, तो इसमें एन और एंड आ रहा है, तो यानी ये नोट और एंड को मिला के बना है। अगर आपसे बोले कि एंड गेट और नोट गेट को मिला दे तो उससे जो क्या बनता है वो नैंड बनता है। पहचान क्या, देखो अगर आप इस सिंबल को देखो यार, आपको ये तो एंड गेट लग रहा है और आगे एक छोटा सा सर्कल भी लगा है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट को, यानी एंड में नोट लगा हुआ है। तो बेटा जी क्या बन गया, नैंड। और आउटपुट की बात करें तो क्या होगा बेटा जी, जो आपका एंड ग्रुप का आउटपुट था, देखो ए और बी एंड ग्रुप क्या करता था, एंड ग्रुप में आपको याद होगा मल्टीप्लाई था ना, 0 का 0 होता था, 0 × 1 का भी 0 होता था, 1 × 0 का भी 0, 1 × 1 का 1 था। अब क्या कीजिए, आपने जो भी जो रिजल्ट आता था आपका एंड का, उसका एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर दो, नोट नोट लगा ना, देखो 0 का 1 बना दिया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, बस ये आपके पास फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, नैंड गेट का। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए ए स्टार भी ऐसे लगाया जाता है एक्चुअल में इसको, या फिर आप ऐसे लिख दो बेटा जी, बार लगा दो इसके ऊपर ना, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करके ऊपर बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब उल्टा ही करना ही तो होता है। उसके बाद देखो ये जो एंड नैंड गेट है ना, नैंड गेट बेटा जी, नैंड गेट की हेल्प से बाकी गेट भी बनाए जा सकते हैं। सर कैसे बनाए जा सकते हैं, अब देखो अगर आप जरा ध्यान दी, नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से है। ठीक है बेटा जी, इस तरह से सिंबल है। अगर मैं क्या करता हूँ बेटा जी, इसके दोनों इनपुट को कॉमन कर दूँ ऐसे, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये नोट गेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, किसकी तरह, नोट गेट की तरह। अच्छा जी, अगर बेटा जी मैं क्या करता हूँ, जैसे ये हमारा कौन सा गेट है, फिर से नैंड गेट है। ठीक है, ये 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। क्या किया जाए, इन दोनों को कॉमन करके एक कर दिया, इन दोनों को कॉमन करके एक कर दिया। ठीक है बेटा जी, और इस तरह से दोनों को फेड करते इस तरह से बना दिया। अच्छा जी, एक और तरीका देखो, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, देखो पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ तुम्हें, ए बी पी, ये ए और ये इधर वाई। सब में मुझे एक चीज़ बताओ, सब में मैंने जो गेट यूज़ की वो नैंड ही तो की। अगर हम ये काम करवाते, देखो ये वाला काम करवाते तो हमें नोट गेट मिलता है। मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, अगर ये वाला काम करवाते बेटा जी नोट मिलता है, और ये वाला अगर हम काम करवाते हैं हमें और गेट मिल जाता है। इससे ये और गेट की तरह काम करता है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से बनाते हो तो बेटा जी ये आपका एंड गेट का ही काम करता है। देख लो आपने किससे बनाया, नैंड से, ये तीनों गेट वापस बना दी। इस तरह से इनका एक मिलता जुलता भाई और है, नोर गेट। देखो नाम से पता लग रहा है नोट और का कॉम्बिनेशन है यार, ये तो नोर। सिंबल वाइज भी देख लो, जो और का सिंबल था उसके आगे छोटा सा गोला लगा दिया, तो ये वाला पार्ट तो आपका और का था और ये वाला पार्ट नोट का है, तो भी तो नोर बना। अब क्या कीजिए, आप और वाला ऑपरेशन लिख लीजिए। देखो और में क्या था, ऐड ही तो होता था, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। लेकिन इसका उल्टा देखो, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। यानी मैं इसको कुछ लिखना चाहूँ तो y को ऐसे लिखा जा सकता है कि जो a + b करता था उसका रेसिप्रोकल कर दो, बस यही काम तो है। ठीक है ना, ये और गेट का है। अब और गेट भी तो यूनिवर्सल की कैटेगरी में आता था, क्यों, क्योंकि इससे भी बाकी सारे बन जाते हैं। ठीक है ना, अदर गेट्स फ्रॉम और से हम अदर गेट भी बना सकते हैं। और से नहीं, सॉरी, नोर से बनाना है आपने को, नोर और नैंड को ही तो यूनिवर्सल बोला था। कैसे, अब देखो 1 बाय 1 सभी बना लेते हैं।
जी तो कहाँ जा रहा है भाई। अगर बेटा जी इन दोनों को कंबाइन कर दे, ये पहला केस बनेगा, ये इसका दूसरा केस बन जाएगा, और एक तीसरा केस और था। देखो और गेट के हेल्प से ये जो बना, ये बना नोट, और नोर की हेल्प से ये जो बना बेटा जी, ये और बना, नोर की हेल्प से ये जो बना, ये एंड बना। ये बिल्कुल इनकी तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका देखो, अगर आप एक कॉमन पैटर्न देखो, इस डायग्राम में भी मैंने ये बनाया और इधर इसमें भी ये देखो कुछ इस तरह से। अब कॉमन पैटर्न समझो, सबसे पहले कॉमन पैटर्न समझो। देखो अगर मैं बात करूं नैंड और दूसरा क्या बेटा जी नोर, ये दो यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में, ठीक है, इनसे सब बन जाते हैं। अगर मैंने एक ही नैंड यूज़ किया तो बनता है नोट। तो इधर ध्यान दो, जब मैंने एक ही नोर यूज़ किया तो बना नोट, यानी नोट गेट बनाने के लिए सिंगल नोर या सिंगल नोट चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जरा ध्यान दो, नैंड में एंड वर्ड आ रहा है, तो अगर एंड बनाना है तो दो लॉजिक गेट लगे। देखो दो लॉजिक गेट से एंड बन गया, मतलब उसका न हट गया, एन हट गया। अब इधर चलते, देखो नोर गेट से अगर मुझे और बनाना है तो दो ही जरूरत पड़ी, यानी दो का यूज़ करके आप उसका एन हटा सकते हो। और अगर उससे उल्टा काम करवाना है, जैसे नोर है, एंड का तो नाम ही नहीं दिख रहा, तो एंड बनाना है तो तीन लॉजिक गेट लगाने पड़ेंगे। और इस तरह से देखो ये क्या था बेटा जी, एंड था, और बनाना है तो तीन लॉजिक गेट लगाने पड़े। इस तरह से दिमाग में तुम बिठा सकते हो इन लॉजिक गेट्स को, ठीक है बेटा जी। एंड एक आता है बेटा जी एक्सक्लूसिव और नाम का गेट, कुछ इस तरह का सिंबल होते हैं, देखें और वाला, बस यहाँ पर एक लाइन और लगा दी जाती है एक्सक्लूसिव और में। तो इसका एक अपना एक इक्वेशन होता है जिसको बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्या, ए डॉट बी बार प्लस में बी डॉट ए बार, ये इसका अपना एक एक्सप्रेशन होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू ए और प्लस के आगे ऐसा सर्कल लगा दो, ये अपना एक रिलेशन है, इसको डी मॉर्गन रिलेशन भी कहा जाता है। इस इक्वेशन को ये फॉलो करता है, अगर ये इक्वेशन ट्रू आ जाए तो उस गेट को एक्सोर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं तक है, अभी ज़्यादा नहीं करेंगे अपन डिटेल में, ज़्यादा इसमें नहीं घुसने वाले, क्योंकि बेसिक सी बातें करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने लगे सर कि बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये वही चीज़ें करवा रहा हूँ जिनसे तुम्हें क्वेश्चन दिख सकता है। मैं ये नहीं चाहता कि यार तुम जब पेपर को देखो बोले सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो आगे वाली वीडियोस में अपन कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट एंड थोड़ा सा मीन कर ले अपन, है ना, आपकी चिंता भी कोई ध्यान रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी यार, इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के साथ। पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से चेक कर सकते हैं। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।